नमस्कार। आप देख रहे हैं जनस्रोत। मैं प्रदीप तिवारी। विश्व की तीन महाशक्तियों का युद्ध आज पूरे विश्व के लिए अशांति और अस्थिरता का एक कारण बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका, रूस और चाइना की। ये तीन ऐसे देश हैं जो अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। आज का और अभी का जो ताजा वाकया है, ईरान युद्ध, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध, ये ताजा उदाहरण है उसी प्रभुसत्ता को अ, हड़पने का, अपनी प्रभुसत्ता जमाने। अमेरिका वहां पर अपनी दादागिरी बताना चाहता है और ईरान को, और इस ईरान की जो वर्तमान सरकार है उसको झुकाने का प्रयास कर रहा है और उसे झुकाकर अपनी एक कठपुतली सरकार वहां बनाना चाहता है, जिसके माध्यम से वो देश के बड़े केंद्र पर कब्जा करना चाहता है और उसके माध्यम से अपनी आर्थिक गतिविधि को अंजाम देना चाहता है, आर्थिक लाभ वहां से वो कमाना चाहता है। ये पहले भी वो करते रहा, बहुत से उदाहरण रहे, इराक इसका एक बड़ा वाक्य रहा। मगर ईरान की भी जो सरकार रही, इससे पहले जो सरकार वहां चल रही थी, उसे भी आप उचित नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से वह सरकार चल रही थी, जिस तरीके से कि वह दमनकारी नीति अपना रही थी, उससे भी कोई बहुत बेहतर गवर्नमेंट गवर्नेंस का मॉडल आप नहीं कह सकते। वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं, इस सब से बहुत प्रताड़ित थे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इस सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये रास्ता भी नहीं हो सकता कि लोगों को मरते हुए छोड़ दिया जाए, लोगों को मारने के लिए आमदा बोल दिया जाए। मगर इन विश्व की शक्तियों के लिए ये एक आम बात। रूस यूक्रेन में भी वही कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नाटो उसके पीछे आ रहा था रूस को घेरने के लिए यूक्रेन के माध्यम से। मगर यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से बाकी देशों को उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूक्रेन उस तरीके से स्थिति में नहीं था जिस तरीके के ईरान है और जिस तरीके का ईरान का तेल का व्यापार। और इसके अलावा जो एक क्रिटिकल जगह है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, वो उसके पास नहीं थी, जिसकी वजह से पूरे विश्व को एक परेशानी होती है ईंधन की आपूर्ति को लेते हुए। मगर ये आज की सच्चाई है और आज विश्व एक नए युद्ध को देख रहा है, जिसकी वजह से पूरा संघर्ष एक नए सिरे से, और जिसकी लड़ाई अब कहीं युद्ध से भी बड़ी पूरे विश्व के लिए हो जाएगी। क्योंकि जो देश युद्ध नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत भी शामिल है, वहां पर भी ईंधन आपूर्ति, गैस आपूर्ति और पेट्रोल डीजल के दामों की एक बड़ी चिंता हो चुकी है। अब लड़ाई ईरान से निकलकर हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर आ गई है, जहां पर ज्यादातर जहाज, जो तेल के टैंकर वो यहाँ से गुजरते हैं, तेल के बड़े बड़े जहाज यहाँ से निकलते हैं, वहां पर अब ईरान नाकाबंदी कर रहा है। उसने यहाँ पर कई जहाजों को उड़ा दिया है या नष्ट कर दिया है। इन जहाजों को अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये किसी तरीके के युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। ये कुछ तो ऐसे थे जो टैंकर केवल ऑयल और पेट्रोलियम पदार्थ का एक प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग कर रहे थे, परिवहन कर रहे थे। इसमें अगर ताजा घटनाओं में देखा जाए तो थाई कार्गो जहाज 11 मार्च 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हुआ, जहाज में आग लगी और क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। इसी दिन बात होती है एक वन मेजेस्ट जापानी कंटेनर जहाज है, इसके ऊपर भी हमला होता है। मिसाइल प्रोजेक्ट स्टाइल
से नुकसान हुआ और यहाँ पर भी जानो माल की हानि हुई। इसके बाद स्टार गेवनेथ मार्शल आइसलैंड का जहाज उसी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ। फिर सेफेसिया विष्णु एक तेल टैंकर है, इस पर हमला होता है। विस्फोटक नौकाओं से इस पर हमला होता है और एक बड़ा नुकसान इस जहाज को भी होता है। एमकेडी व्योम ये भी एक तेल टैंकर है, तेल का परिवहन करता है। समुद्री ड्रोन से इस पर हमला होता है, एक क्रू मेंबर की मौत हो जाती है। फिर सोना गोल नेमी ये भी एक ऑयल टैंकर है, ये भी ऑयल का परिवहन कर रहा है। हम सभी को बताते चले कि युद्ध में इनका कोई रोल नहीं है, मगर इसके बाद भी इन पर आक्रमण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान भी दूध का तोला नहीं। इस पर ड्रोन हमला होता है, जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। सोर्स ब्लेसिंग कंटेनर जहाज है, यूएई के पास इस पर हमला किया जाता है, इस पर आग लग जाती है। आप सोच सकते हैं ईरान में कोई दूध का धुला नहीं है और वह किसी की जान माल की परवाह नहीं करता है। इस सब वजहों से इस युद्ध के लंबे खींचने के आसार हैं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में तेल के कंटेनर्स, तेल के ऐसे जहाज गुजरते हैं जो पूरे विश्व को इन जो ईंधन है और जो प्राकृतिक आपका पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी आपूर्ति करते हैं। इसकी वजह से अब पूरे विश्व को इनकी जो रेट्स हाई के हैं और जो इनकी आपूर्ति है, इस सब पे बाधा पड़ने वाली है, जिससे इनकी रेट्स लगातार बढ़ने के आसार सारे विश्व में फैल रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी डामाडोल हो रहा है। भारत की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो आवाजाही प्रभावित हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के आसार बन रहे हैं। एलपीजी और गैस सिलेंडर की कीमत और उनकी आपूर्ति भी सरकार के लिए चुनौती बन रही है और महंगाई के दबाव पर भी एक प्रकार का महंगाई का भी दबाव बन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ व्यापारिक जहाजों पर हमलों से भारतीय नागरिक भी हताहत हुए, उनके लापता होने की भी खबर है, मगर अभी इसकी कोई पुष्टि भारत सरकार या इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं किया है। हालांकि इसकी अलग अलग साइटों, अलग अलग न्यूज ग्रुप्स में कुछ खबरें जरूर आई। संसद में भी इस पर मुद्दा उठा है, विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और भारत की ऊर्जा की सुरक्षा की क्या योजना है इस पर सवाल उठेगी। हो सकता है कि इसकी रणनीति सरकार के पास हो, मगर कोई अभी एक चेकआउट प्रोग्राम सरकार अभी तक पेश नहीं कर पाई है और ऐसा कोई प्रोग्राम वो पूरे नागरिकों के सामने नहीं रख पाई है जिससे नागरिकों के मन में एक संतोष हो कि भारत के पास में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी गैस का भंडार है। बल्कि सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें अब छोटे से लेकर बड़े शहरों तक दिखने लगी है, जिससे लोगों के में अंतर की आतुरता देखी जा रही है। अब इन सब से निपटने की अगर सरकार कोशिश करता है तो सबसे पहले तो उसे जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है उसको अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। तेल आयात के जो स्रोत हैं उन पर एक्सरसाइज करनी होगी और अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से उसे इसको कवर अप करना पड़ेगा और नई ऊर्जा तकनीक की ओर से तेजी से बढ़ना होगा। जहां शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव है, इसी की वजह से सोने और चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो
आम लोग हैं जो भारत में आज़ादी का समय चल रहा है, ये लगन सराय का समय होता है भारत में। इसकी वजह से भारत के लोगों को सोने चांदी की खरीदी करनी पड़ती है। इस इस समय सोने और चांदी में बढ़ोतरी की वजह से आम लोगों को अपने वैवाहिक कार्यक्रम को करने में भी परेशानी पेश आ रही है। आने वाले समय में ये सारी सूरत हाल किस ओर मुड़ती, क्या भारत इन सबको और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबको हैंडल कर पाते हैं, या केवल खामोशी अख्तियार करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मगर इस सब पर आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और इस सब पर आपको विश्लेषण की आवश्यकता है कि आखिर भारत की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लेके, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर किस तरीके से चलना चाहिए कि जिस पर अगली बार जब ऐसी कोई स्थिति आए तो भारत कम से कम प्रभाव, क्योंकि भारत भी अब एक महाशक्ति हो चला है, तो भारत को भी एक महाशक्ति की तरीके से एक्ट करना चाहिए हर मुद्दे पर। अब भारत को भी अपनी वाणी, अपनी आवाज को तंदारी से विश्व के सामने रखना चाहिए। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आप हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज पे सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुर।